हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कैपिटल एडिक्वेसी। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी क्या होती है बैंकिंग सिस्टम में और किस तरीके से काम करती है और होता क्या है इसका मतलब, ये पूरा का पूरा मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया है और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगा। शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो मेरी AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी इज़ अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बैंक। एक बैंक का इंडिकेटर है जो दिखाता है हमें कि बैंक अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, स्टेबिलिटी है कि नहीं है, एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें कैपिटल एडिक्वेसी दिखाती है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल a bank holds as a buffer against potential losses and financial risks। ये वो अमाउंट है जो बैंक अपने पास रखता है कि अगर कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए तो बैंक उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सके। The importance of capital adequacy has grown significantly in recent decades, especially in the wake of global financial crisis and increasing complexity of financial instruments। Sorry। कैपिटल एडिक्वेसी की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि रीसेंट टाइम्स में अगर देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, बूम रिसेशन, डिप्रेशन आता रहता है। ठीक है, इसकी वजह से हर एक बैंक को अपने पास कुछ अमाउंट रखना चाहिए ताकि मार्केट के अप्स एंड डाउन से वो निकल सके। ठीक है, इन इंडिया कैपिटल एडिक्वेसी इज़ गवर्नड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन लाइन विद द ग्लोबल बेसल नॉर्म्स। तो इंडिया में जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो कितनी रखनी है वो RBI डिसाइड करता है। RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है और जो RBI है वो ग्लोबल बेसल नॉर्म्स को फॉलो करता है। ग्लोबल नॉर्म्स जो हैं इसके ऊपर उनको फॉलो करता है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। Capital adequacy refers to a bank's capacity to absorb potential losses while still honoring its obligations to depositors and creditors। तो सिंपल वर्ड्स में कैपिटल एडिक्वेसी को कहते हैं कि बैंक के पास इतना पैसा पड़ा है कि जो भी उसको लॉसेस हो रहे हैं वो झेल सके और स्टिल जो लोगों के पैसे बैंक के पास जमा हैं उनको टाइम टू टाइम जब भी लोग निकलवाने आएँ तो निकलवा सकें। जो भी उनके डिपॉजिटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं उनके लिए जो भी बैंक की ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर सकें। इट इज़ मेजर्ड यूजिंग द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो जिसको CRAR कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जिसको CAR भी कहा जाता है। ठीक है, तो CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। द रेशो इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ बैंक्स कैपिटल बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। तो अगर हम बैंक के जितने भी जो बैंक की कैपिटल है उसको डिवाइड कर दें रिस्क वेटेड एसेट्स से, जो रिस्की एसेट्स हैं उनसे डिवाइड कर दें तो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आ जाएगी। अ हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, अ हायर CAR इंडिकेट्स दैट a bank has a sufficient cushion to absorb the reasonable amount of loss and complies with statutory capital requirements। तो जितना CAR हाई होगा उतना वो रिस्क फ्री बैंक माना जाएगा, उतना ही वो नॉर्म्स को फॉलो करने वाला माना जाएगा और उतना ही वो टेंशन फ्री रहेगा कि भाई अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आ भी जाएँ तो उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बड़े बड़े बैंक्स का CAR हाई रहता है और जो छोटे बैंक्स हैं उनका CAR लो रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, तो सबसे पहला आ जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटेन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। अगर हर एक बैंक अच्छा CAR कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करेगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी और लोगों का भरोसा रहेगा उस बैंक के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। किसी भी टाइप का रिस्क जैसे क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है या ऑपरेशनल रिस्क है, इन रिस्क को एब्जॉर्ब कर देती है अगर आपके पास अच्छी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है। बैंक के पास अच्छा पैसा पड़ा है तो किसी भी टाइप के रिस्क को एब्जॉर्ब कर लेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस वेरी इंपॉर्टेंट, इट एंश्योर्स बैंक्स कंप्लाई विद RBI एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस। RBI के जो रेगुलेशंस हैं या इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं उनके साथ बैंक को उनके जो कंप्लायंसेस हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना चाहिए अच्छे से बैंक को। तो CAR जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो इस हिसाब से बैंक बनाता है कि वो सेंट्रल बैंक या RBI के जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर सके, उन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को अच्छे से मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल ग्रोथ, इट एनकरेजेस प्रूडेंट लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। तो अगर आपको पता है कि भाई हमारा पैसा डूब सकता है तो आप पैसे उनको दोगे जो वापस कर सकें। तो इससे जो प्रूडेंट लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस शुरू होती हैं, ना कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कि पैसा डूब जाए। नेक्स्ट
investor confidence. It attracts investors by showcasing the financial strength and discipline. हम ये शो कर सकते हैं कि हमारी कंट्री का फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। इससे क्या है, FDIs FIIs यहाँ आएंगी और पैसा लगाएंगी अपना, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। अब आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बैंक कैपिटल इज़ क्लासिफाइड इन 2 tiers एज पर बेजल 3 नॉर्म्स। तो बेजल 3 नॉर्म्स के ऊपर मैंने छोटी सी अलग से वीडियो भी बनाई थी, बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 पे। तो सबसे पहला टियर 1 कैपिटल, दैट इज़ कोर कैपिटल। इसमें क्या क्या आ जाता है? इक्विटी कैपिटल एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स जो हैं, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू, ये फर्दर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कॉमन इक्विटी टियर 1 जिसको CET1 कहते हैं, इसमें क्या है? इट इंक्लूड्स कॉमन शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव्स। तो कॉमन इक्विटी टियर 1 दैट इज़, इसमें क्या क्या आ जाता है? जो भी शेयर्स हैं, कॉमन शेयर्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं और अदर कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ें वो आ जाती हैं। एडिशनल टियर 1 जिसको AT1 कहा जाता है, इट इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक परपेचुअल बॉन्ड्स, इसमें परपेचुअल बॉन्ड्स आ जाते हैं। अब टियर 2 कैपिटल, इसमें सप्लीमेंट्री कैपिटल आ जाती है। इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे? इट इंक्लूड्स रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट डेट। तो इनमें ये चीज़ें आ जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। अब सरकार टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। लेस रिलायबल इन एब्जॉर्बिंग लॉसेस कंपेयर टू टियर 1। टियर 1 के अगर हम देखें, जो हमारे टियर 1 के अंदर जो कैपिटल पड़ी थी उससे लेस रिलायबल ये माने जाते हैं कि भाई इनके ऊपर इतना भरोसा ना करो, टियर 1 के ऊपर ज़्यादा भरोसा करो कि वो लॉस को अच्छे से झेल सकेगी। अब आ जाता है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में क्या चलता है? द RBI मैंडेट्स इंडियन बैंक्स टू मेंटेन CRAR ऑफ 9% which is stricter than the Basel 3 requirements of 8%। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड 8% चल रहा है बेजल 3 नॉर्म्स का, RBI ने उससे भी ज़्यादा कहा हुआ है इंडियन बैंक्स को। RBI ने कहा है कि भाई तुम CRAR ऑफ 9% मेंटेन करोगे। एडिशनली इंडियन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, इसके अलावा इंडियन बैंक्स को क्या मेंटेन करना है? CET1 रेशो दैट इज़ मिनिमम 5.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स और कैपिटल कंजर्वेशन बफर जिसको CCB भी कहा जाता है, विच इज़ 2.5% ओवर द मिनिमम CAR। मिनिमम CAR से 2.5% ज़्यादा मेंटेन करना है और लेवरेज रेशो भी मेंटेन करनी है विच इज़ मिनिमम ऑफ 3%। तो ये डाटाज आपको याद रखने हैं। RBI's रोल इन मॉनिटरिंग capital adequacy. The RBI monitors capital adequacy under its supervisory framework known prompt corrective action जिसको PCA भी कहा जाता है। तो RBI अच्छे से मॉनिटर करता है कौन सा बैंक अच्छे से कैपिटल मेंटेन कर पा रहा है, एडिक्वेट कैपिटल है उसके पास कि नहीं है। इफ़ अ बैंक CAR falls below a certain threshold, the RBI can impose restrictions on lending, expansion and dividend distribution। अगर किसी का भी CAR जो सरकार ने थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है उससे गिर जाता है तो सरकार मतलब RBI उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है कि भाई अब लैंडिंग की रिस्ट्रिक्शन है, एक्सपेंशन की रिस्ट्रिक्शन है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कई टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो हर एक बैंक को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। कैपिटल एडिक्वेसी रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन इन अ स्टेबल एंड रेजिलिएंट बैंकिंग सिस्टम। ये तो सबको पता है कि कैपिटल एडिक्वेसी एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया द RBI हैज़ अडॉप्टेड एंड अडेप्टेड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू लोकल कंडीशंस एंश्योरिंग बोथ इंटरनेशनल अलाइनमेंट एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इंडिया ने जो फॉरेन नॉर्म्स, जो बेजल नॉर्म्स है उनको तो अडॉप्ट किया ही है और उनको थोड़ा सा ट्वीक करके इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कर लिया ताकि हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है दोनों की सेफ्टी बनी रहे, जो अनस्टेबिलिटी है ना आए। The banking sector must continuously evolve its capital management practices to handle emerging risks, technological disruptions and global financial trends। तो बैंकिंग सिस्टम को टाइम टू टाइम अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो कोई भी टाइप का जो नए नए टाइप के रिस्क हैं उनको झेल सके, टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शंस जो आती रहती हैं या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके। अ वेल कैपिटलाइज्ड बैंक इज़ नॉट ओनली बेटर प्रिपेयर्ड to financial storms but also more capable of supporting economic growth and development। तो सिंपल वर्ड्स में एक अच्छा बैंक वही माना जाएगा जो फाइनेंशियल जो तूफान है उनको तो झेल ही पाए और साथ के साथ देश की तरक्की के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।